हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इल्यूमिनेंस। दिस इज़ आंचल कर्ण। ओके, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे थे कि एक टर्म 2 एग्ज़ाम के लिए, क्लास 11th के टर्म 2 एग्ज़ाम के लिए वी आर स्टडिंग अ रिवीजन लेक्चर सीरीज़। ठीक है, तो रिवीजन लेक्चर सीरीज़ में हमने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, तो दूसरा चैप्टर आज हम स्टार्ट करते हैं। क्या? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड। ठीक है, हमने पढ़ लिया था मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड। ठीक है, कौन से यूनिट में हम लोग पढ़ रहे हैं? प्रॉपर्टीज़ ऑफ बल्क मैटर। ठीक, उसका हम नेक्स्ट चैप्टर आज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो हमने क्या पढ़ा था कि जब मैंने आपको पढ़ाया था मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड, उस समय भी मैंने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड बताया था। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बताया था। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में आपका क्या हो गया? सॉलिड हो गया पहला, और दूसरा हम क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था 3, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, तो देखो हम लोग इसको जो है वो 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला हम सॉलिड लेते हैं और दूसरा हम क्या लेंगे? फ्लूइड लेंगे। ठीक, अब देखो इसमें क्या डिफरेंस हो जाता है कि क्या डिफरेंस होता है। एक पढ़े होगे कि इंटर एटॉमिक फोर्सेस, पढ़े हो ना? इंटर एटॉमिक फोर्सेस। अगर मान लो कि ये आपका बीकर है, ठीक है, बीकर नहीं, मान लो कि इसको हटा देते हैं, इसको हटाओ। देखो मान लो कि ये आपका क्या है, ये आपका कोई सॉलिड मटेरियल है। ठीक, ये आपका यहाँ पे कोई सॉलिड मटेरियल है। ठीक है, और यहाँ पे ये ऊपर वाले पार्ट को हटा दो। ये आपका कोई सॉलिड मटेरियल है, और मान लो कि यहाँ पे ये कोई आपका फ्लूइड है, ये कोई आपका यहाँ पे फ्लूइड है। ठीक, अब देखो सॉलिड में क्या होता है कि ये आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल्स हुए, इसमें भी आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक, तो क्या होता है कि जो सॉलिड मटेरियल होता है आपका, उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो है वो इस तरह से इंटर एटॉमिक फोर्सेस लगता है। ठीक, और इस तरह से भी देखो, इस तरह से भी जो है वो क्या होता है? फोर्स लगता है। ठीक, मतलब कि कह सकते हो कि परपेंडिकुलर फोर्स भी लगता है और टेंजेंशियल फोर्स। टेंजेंशियल जब मैंने आपको मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड पढ़ाया है, तो उसमें जो शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन बताया है, उसमें मैंने आपको बताया है कि टेंजेंशियल क्या, शियर क्या होता है। ठीक है, जैसे मान लो ये है, तो इसको टच करते हुए जो ये लाइन जा रही है, ठीक है, किसी भी, जैसे मान लो कि यहाँ पे ये सर्कल है, इसको टच करते हुए जो लाइन ये जाती है, इसको हम लोग टेंजेंट कहते हैं। ठीक है, तो ये जो फोर्स होता है इसको हम लोग टेंजेंशियल फोर्स कह रहे हैं। ठीक है, तो इन दोनों फोर्स की वजह से सॉलिड के मटेरियल्स, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, सॉलिड के एटम आपस में बंधे रहते हैं। ठीक है, लेकिन लिक्विड के केस में क्या होता है कि देखो लिक्विड के केस में क्या होता है कि ये वाला फोर्स तो आपका लग रहा है, जैसे 2 ये एटम्स हैं आपके, तो 2 एटम्स के बीच में ये, जैसे मान लो ये एटम है, ये एटम है, तो इन दोनों के बीच में ये फोर्स तो लग रहा है, लेकिन ये जो फोर्स होता है, ये वाला फोर्स जिसको हम लोग शियर फोर्स कहते हैं, ठीक है, ये जो टेंजेंट वाला फोर्स होता है ये एब्सेंट होता है। ठीक, ये टेंजेंट वाला फोर्स फ्लूइड के, लिक्विड नहीं कह सकते हो, फ्लूइड बोलो, ज़्यादा सुटेबल वर्ड है। तो फ्लूइड के बीच में जो है ये वाला फोर्स, मॉलिक्यूल्स के बीच में ये वाला फोर्स नहीं लगता है। तो कहीं पर भी ये जो सरफेस है ना, ये जो सरफेस है ना, यहाँ पे सरफेस पे ये वाला फोर्स नहीं लगेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो ये फोर्स नहीं लगेगा, तो ये फोर्स नहीं लगता है और सिर्फ ये वाला फोर्स लगता है, तो इस वजह से इसकी टेंडेंसी क्या होती है कि ये यहाँ से कंटेनर से बाहर आ जाता है। ठीक है, दैट इज़ क्या बोल सकते हैं इसको कि ये जो है वो फ्लो करता है। ठीक, तो
तो यही जो प्रॉपर्टी होती है सब्सटेंस की, ठीक है, किसी भी सब्सटेंस की ये जो फ्लो करने वाली प्रॉपर्टी होती है, तो जिसमें भी ये फ्लो करने वाली प्रॉपर्टी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं फ्लूइड, ठीक है। अब इस फ्लूइड में आपका जो है वो लिक्विड भी आता है, गैस भी आता है और लिक्विड और प्लस गैस का मिक्सचर भी आता है, ठीक है। इन सब को हम लोग क्या कहते हैं, फ्लूइड बोलेंगे, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग इसी फ्लूइड के प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस फ्लूइड के प्रॉपर्टीज़ में देखिए पहला इसका क्या हो जाएगा प्रॉपर्टीज़ आपका, तो पहली प्रॉपर्टी ये हो गई आपकी, देखो फ्लूइड किसको कह सकते हो, देखो यहाँ पे भी लिखा है फ्लूइड इज अ सब्सटेंस विच डिफॉर्म कॉन्टिन्यूसली ऑन एप्लीकेशन ऑफ शियर फोर्स, ठीक है। जैसा मैंने बताया कि क्या होता है, मान लो कि कंटेनर में रखा हुआ है तो डिफॉर्म हो रहा है, मतलब कि डिफॉर्म मैंने बताया है उसमें, आपका जो प्रीवियस लेक्चर है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड, उसमें मैंने डिफॉर्म बताया कि जो अपनी फॉर्मेशन को चेंज कर रहा है, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, डिफॉर्म होना। फॉर्मेशन चेंज किया मतलब डिफॉर्म हो गया, ठीक। तो यहाँ पे लिक्विड भी क्या हो रहा है, लिक्विड ऐसे रखा हुआ है इस कंटेनर में, ठीक है, इसमें रखा है, यहाँ से फ्लो हो रहा है, नीचे गिर रहा है, ठीक है, किस वजह से, शियर फोर्स मतलब यही जो इसके ये जो मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे, ठीक है, इसके बीच में ये वाला जो फोर्स लग रहा है, इसके अब्सेंट होने की वजह से ये नीचे गिरता रहता है, तो इसी को हम लोग शियर फोर्स बोलते हैं, ठीक है। तो शियर फोर्स होने की वजह से जो कॉन्टिन्यूसली क्या होता है, डिफॉर्म होता रहता है, तो ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, फ्लूइड बोलते हैं। और फ्लूइड में आपका कौन कौन सा आएगा, लिक्विड आएगा, गैस आएगा और इन दोनों का मिक्सचर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो फ्लो होता है या फिर अपना शेप चेंज करता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्लूइड बोलेंगे, ठीक है। अब इसके पास क्या होती है, इसके पास आपकी डेंसिटी होगी, ठीक। डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी आपको पता है कि क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंट इन यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। जैसे मान लो कि डेंसिटी क्या पढ़े हो अभी तक डेंसिटी क्या पढ़े हो, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम पढ़े हो ना। तो मास मतलब कि मैटर का कितना क्वांटिटी है, कोई भी सब्सटेंस अगर ले रहे हो तो उस सब्सटेंस में अमाउंट ऑफ मैटर कितना है उसके यूनिट वॉल्यूम में, मान लो ये सब्सटेंस कोई लिए, ठीक है, इसके यूनिट वॉल्यूम में v को 1 कर दो, ठीक। तो यूनिट वॉल्यूम में इसका कितना अमाउंट है वही आपका क्या हो जाएगा, डेंसिटी हो जाएगा। तो सारे फ्लूइड के पास, ठीक है, सारे फ्लूइड के पास डेंसिटी होती है, उसकी एक अपनी स्पेसिफिक डेंसिटी होगी, ठीक। यहाँ से डेंसिटी का यूनिट निकालोगे तो कितना आ जाएगा, अगर मैं किसी में भी यूनिट या डायमेंशन नहीं भी बताती हूँ या फिर मिस हो जाता है कहीं पे बताने से, तो उसको क्या करोगे, अपने से उसको यूनिट एंड डायमेंशन जरूर मेंशन कर लोगे। और यूनिट और डायमेंशन मैंने पढ़ा रखा है, ठीक है, यूनिट एंड डायमेंशन सबसे पहले ही पढ़ा रखा है। तो अगर किसी को नहीं समझ में आता है यूनिट एंड डायमेंशन तो पहले जाके वो वाला लेक्चर देख लो, ठीक है, उसके बाद से फिर ये लिखना कि कैसे कैसे यूनिट लिखना है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, केजी, और इसका क्या होता है, मीटर क्यूब, तो केजी पर मीटर क्यूब ये हो गया, ठीक। और यहाँ से इसका क्या हो जाएगा, m l पे -3 क्या डायमेंशन, ठीक है। तो ये इसका हो गया। तो आपका क्या हुआ कि किसी भी फ्लूइड के पास डेंसिटी होती है, ठीक, इतनी समझ में आ गई। दूसरा क्या होता है कि फ्लूइड के पास आपका रिलेटिव डेंसिटी होगा, रिलेटिव डेंसिटी, ठीक। रिलेटिव डेंसिटी क्या होगा, किसी भी मटेरियल का रिलेटिव डेंसिटी आपका होता है डेंसिटी ऑफ मटेरियल, अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। किसी भी मटेरियल का रिलेटिव डेंसिटी आपका क्या हो गया, डेंसिटी ऑफ मटेरियल अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक। तो ये भी आपका और ये एक आपकी क्या होगी, डायमेंशन लेस क्वांटिटी होगी, ठीक है। तो फ्लूइड के पास आपका ये भी होता है, ठीक।
अब ये जो डेंसिटी रिलेटिव डेंसिटी है ये आपका ये एक नंबर क्वांटिटी होगी, ठीक है, इतना समझ में आ गया। यहाँ पे कुछ डेंसिटी देखो कि डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है आपका, डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है, कुछ फ्लूइड के डेंसिटी देख लो। तो डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है आपका 1 × 10⁻³ kg/m³, ठीक है। कितने पर होता है, एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक। वाटर की जो प्रॉपर्टी है कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे वॉल्यूम कम ज़्यादा, ठीक है, पढ़े होगे, इसको भी मैं बताऊंगी लेकिन आगे बताऊंगी, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद सी वाटर, सी वाटर इसकी डेंसिटी कितनी होती है, सी वाटर की डेंसिटी होती है 1.03 × 10⁻³ kg/m³, ठीक है। इसके बाद अगला सब्सटेंस, कुछ सब्सटेंस के डेंसिटी देख लो, उसको याद रखना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि फालतू में बता रही हूँ कि उसको याद रखना, ठीक है, वो एग्ज़ाम में आता है इसलिए बता रही हूँ। सी वाटर की इतनी हो गई। उसके बाद से फिर आपकी क्या हो गई, मरकरी, मरकरी, मरकरी की डेंसिटी कितनी हो जाएगी, मरकरी सबसे हैवीएस्ट होता है, ठीक है। देखो इसकी डेंसिटी हो जाएगी 13.6 × 10⁻³ kg/m³। सबसे हैवीएस्ट फ्लूइड होता है ये, क्या होता है, हैवीएस्ट फ्लूइड होता है, ठीक, मरकरी आपका। इसकी डेंसिटी इतनी हो जाएगी, ठीक है। एयर, क्योंकि एयर भी आपका फ्लो करता है इसलिए एयर भी एक टाइप का फ्लूइड हुआ, एयर की डेंसिटी हो जाएगी 1.29 kg/m³, ठीक है। उसके बाद एयर की डेंसिटी आपकी स्पेस में, स्पेस में एयर की डेंसिटी हो जाएगी, स्पेस में एयर की डेंसिटी हो जाएगी आपकी 1 × 10⁻³ बहुत कम होती है, kg/m³, ठीक है। और इसके बाद हाइड्रोजन की डेंसिटी हो जाएगी, सबको नोट कर लेना, हाइड्रोजन की डेंसिटी हो जाएगी 1.29, ठीक, सॉरी 1.29 तो इसका था ना एयर का, हाइड्रोजन की डेंसिटी आपकी हो जाएगी, हाइड्रोजन की डेंसिटी हो जाएगी आपकी 9, ये भी हैवीएस्ट गैस होता है, 9 × 10 सॉरी ये कम होता है, 9 × 10⁻² kg/m³। और ये जो डेंसिटी का यूनिट पढ़ रहे हो, डेंसिटी का यूनिट जो पढ़े हो kg/m³, ठीक है, क्योंकि फ्लूइड के रीजन में, फ्लूइड के लिए जो है वो पास्कल ने बहुत काम किया था और बहुत सारी चीज़ें बताई थी कि फ्लूइड से रिलेटेड कि कैसे ये फ्लो करता है, कहाँ पे कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए kg/m³ को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉरी पास्कल नहीं, सॉरी इसका तो kg/m³ ही होगा, ठीक है, प्रेशर के फील्ड में बताया था, ठीक है, प्रेशर के फील्ड में बताया था, तो प्रेशर का पास्कल। अब देखो अगला जो, चलो ठीक है, इसका नहीं होगा। अगला देखो, अगली प्रॉपर्टी, तो दो प्रॉपर्टी पढ़ लिए, ठीक है, दो प्रॉपर्टी पढ़ लिए। तो दो प्रॉपर्टी कौन कौन सी पढ़ लिए, एक पढ़ लिए डेंसिटी, ठीक, और दूसरी पढ़ लिए डेंसिटी का ही रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी या फिर इसको बोल सकते हो स्पेसिफिक डेंसिटी, ठीक। अब देखो, अब अगला पढ़ना है आपको, क्या पढ़ना है, अगला पढ़ना है प्रेशर। प्रेशर क्या होता है, ठीक। तो प्रेशर देखो, प्रेशर जनरली क्या होता है कि प्रेशर हम लोग जैसे मान लो इस तरह से समझो कि मान लो कि ये एक बुक है, ठीक है, यहाँ पे ये एक बुक है, दिख रहा है ना, ये एक बुक है, ठीक। तो इस बुक पर क्या होगा, अगर मान लो कि हमने इस पर एक 10 kg का लोहे का टुकड़ा रख दिया, ठीक है, देखना ध्यान से, ये बुक है, ठीक, इस बुक पर हमने 10 kg का लोहे का टुकड़ा रख दिया, ठीक है। तो इस बुक को क्या हुआ, इस बुक को कुछ हुआ, नहीं हुआ, नहीं ना हुआ। बुक लेना, बुक पे
10 kg का लोहे का टुकड़ा रख देना, तो क्या होगा, बुक पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? बुक पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, ठीक। अब इसी बुक पर हम क्या करते हैं, एक नाइफ रखते हैं, ठीक। एक नाइफ रखे और इस नाइफ पर क्या किए, अब 10 kg का लोहे का टुकड़ा रख दिए, ठीक है। तो जैसे ही हम 10 kg का लोहे का टुकड़ा इस नाइफ पे रख रहे हैं, तो बस क्या हो रहा है, ये बुक जो है वो बीच से कट जा रहा है। ऐसा क्या हो गया, नाइफ का कुछ बहुत वेट तो होगा नहीं, ठीक है। तो ऐसा क्या हो गया कि हम पहले 10 kg का टुकड़ा रख रहे थे तो इस बुक पे कोई असर नहीं पड़ रहा था, ठीक है, कोई इफेक्ट पड़ ही नहीं रहा था, इस पे बुक पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा था। लेकिन जैसे ही हमने नाइफ रखा और फिर 10 kg का टुकड़ा रखा, तो फिर 10 kg का वो आयरन का रखा वेट, तो फिर ये क्या हो गया, बुक कट गया, ठीक है, बुक बीच से आधा आधा कट गया, ठीक। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जब हमने बुक पर 10 kg का लोहे का टुकड़ा रखा तो उस पर कुछ फोर्स लगा, ठीक है, लेकिन उस फोर्स का इफ़ेक्ट हमको नहीं दिखाई पड़ा, क्योंकि बुक में कुछ हुआ ही नहीं, तो हमको उसका इफ़ेक्ट नहीं दिखाई पड़ा। लेकिन जैसे ही हमने नाइफ रखा तो वो क्या हो गया, कट गया, मतलब हमको अब जो फोर्स लग रहा है उसका हमको इफ़ेक्ट दिखाई पड़ा। तो यहीं पे आपका आता है, यहीं पे हमने इसी चीज़ को डिफाइन करने के लिए हमने एक नई फिजिकल क्वांटिटी बनाई, ठीक है, हमने एक नई फिजिकल क्वांटिटी बनाई। क्या क्वांटिटी बनाई, हमने उस क्वांटिटी का नाम दिया प्रेशर, ठीक। क्या हुआ कि ये जो फोर्स का इफ़ेक्ट है, ये इफ़ेक्ट हमको कहीं दिखता है और कहीं पर नहीं दिखता है, ठीक है, हर जगह हमको ये इफ़ेक्ट नहीं दिखता है, कहीं हमको ये दिखता है इफ़ेक्ट, कहीं हमको ये नहीं दिखता है, ठीक, कहीं हम इसको देख पाते हैं, कहीं हम इसको नहीं देख पाते हैं। तो यही जो फोर्स का इफ़ेक्ट होता है, इसी को हमने क्या नाम दिया, प्रेशर नाम दिया। और इस फोर्स के इफ़ेक्ट को हम कैसे मेज़र करते हैं, इस फोर्स के इफ़ेक्ट को हम पर यूनिट एरिया मेज़र करते हैं। तो पर यूनिट एरिया ये जो फोर्स का इफ़ेक्ट होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम प्रेशर बोलते हैं। तो जहाँ पर आपका एरिया कम होता है वहाँ पे ये प्रेशर ज़्यादा लगता है, और जहाँ पे एरिया ज़्यादा होता है वहाँ पे प्रेशर जो है आपका कम हो जाता है, ठीक है। अब मैं जब बोल रही हूँ मैं कि प्रेशर ज़्यादा लगता है, तो मतलब कि उस वाले जगह पर फोर्स का इफ़ेक्ट क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। और जब मैं बोल रही हूँ प्रेशर कम लगता है, तो फोर्स का इफ़ेक्ट जो है वो कम है। जैसे ही वर्ड आए आपके पास प्रेशर, बस समझ लो प्रेशर, अच्छा प्रेशर क्या होता है, हाँ, फोर्स का इफ़ेक्ट होता है। फोर्स का इफ़ेक्ट क्या होता है, ये जो फोर्स होता है हमारा, ये फोर्स कहीं पर लगता है, मतलब इसका इफ़ेक्ट हमको कहीं पर दिखाई पड़ता है, इसका इफ़ेक्ट हमको कहीं पर नहीं दिखाई पड़ता है। तो यही जो इफ़ेक्ट होता है फोर्स का, इसी को क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं, ठीक है। तो फोर्स का इफ़ेक्ट जो पर यूनिट एरिया हम मेज़र करते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। देखो नॉर्मली भी बहुत जगह देखते होगे, जैसे मान लो कि क्या होता है, सूटकेस देखे होगे, सूटकेस, तो सूटकेस को जो उठाने वाला रहता है, ठीक है, उसको जो उठाते हो, तो उसमें अगर मान लो कि 10 kg वेट रखे हो, ठीक है, इस तरह से समझना कि एक सूटकेस है आपके पास, ठीक है, उसमें 10 kg का वेट रखे हुए हो, ठीक, ये मान लो कि सूटकेस है, इसमें 10 kg का वेट रखे हो। अब हमने यहाँ पे एक आयरन का तार लगा दिया, ठीक है, इस सूटकेस को उठाने के लिए हमने एक आयरन का तार लगा दिया, और हमने बोला कि लो इस सूटकेस को क्या करो, उठाओ। तो क्या किए, उठाए, थोड़ी देर उठाए, उसके बाद इतना ज़्यादा इसका वेट है, इतना ज़्यादा इस पर वेट है 10 kg का, कि आपके हाथ क्या हो गए, धीरे धीरे कटने लगे, ठीक है। सोच के देखो ना, लोहे का आप पकड़ रहे हो, आयरन का पकड़ रहे हो, और 10 kg का वेट उठा रहे हो, तो हाथ की क्या दशा होगी, ठीक है। तो हाथ आपका धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कटने लगेगा। अब हमने क्या किया कि उसी लोहे के पतले तार की जगह हमने ऐसे, ये जो चौड़ा है आपका, इस चौड़े पट्टे का हमने क्या करा, एक चौड़ा पट्टा यहाँ पे चमड़े का या फिर किसी भी चीज़ का एक चौड़ा सा पट्टा यहाँ पे लगा दिया। अब बोला कि हमने उसको उठाओ, अभी भी वो 10 kg का है, ठीक है, अभी भी वो 10 kg का ही है, पहले भी वो 10 kg का ही था। अब हम बोलते हैं उसको उठाओ, तो क्या आराम से उठा लोगे, अब हाथ पे कुछ इफेक्ट पड़ेगा आपको, हाथ पे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आराम से उठा लिए। तो यहीं पे आया आपका फोर्स का इफेक्ट, वो जो 10 kg का वेट था, ठीक है, वो जो फोर्स आपका लग रहा था, क्योंकि लोहे का वो पतला सा तार था, ठीक है, तो लोहे का जो पतला सा तार था उस पर उस 10 kg का
इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा लग रहा था, ठीक है, उस पर वो जो 10 kg था उसका इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा लग रहा था, इस वजह से वो हमारे हाथ को क्या कर रहा था, काट दे रहा था, ठीक। अगर हमने उसी की जगह एक चौड़ा पट्टा लगा दिया, ठीक है, चौड़ा पट्टा लगा दिया, मतलब हमने क्या किया, एरिया उसका बढ़ा दिया, तो अब ये जो फोर्स का इफेक्ट, फोर्स तो उतना ही है 10 kg, फोर्स तो हमने नहीं कम किया है, ठीक है, फोर्स तो उतना ही है, तो इस फोर्स का इफेक्ट अब क्या हो जाएगा हमारे हाथ पे, पहले की अपेक्षा कम लगेगा, ठीक है, तो हम उसको आराम से उठा लेंगे, ठीक। तो समझ में आया, तो यही आपका जो फोर्स का इफेक्ट होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेशर बोलते हैं, ठीक। ठीक है, तो इसी देखो, इसी तरह से एक और एग्जांपल देख सकते हो कि क्या होता है आपका कि जो रेल की पटरी होती है, ठीक है, जो रेल की पटरी होती है उसके बीच में देखे होगे कि स्लीपर्स लगे होते हैं, ठीक है, एक चौड़ा चौड़ा पट्टा लगा होता है जिससे 2 रेल की पटरी को अटैच किया जाता है, ठीक। तो वो स्लीपर्स लगाने का क्या कारण है, क्यों रेल के पटरी के बीच में वो स्लीपर लगा रहता है, ठीक है। देखो, इसका भी यहीं से इसका भी रीज़न निकाल लोगे, ठीक। जैसे मान लो कि अब एक सिंगल रेल की पटरी ले रहे हो, अगर बीच में स्लीपर नहीं लगा है, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है स्लीपर लगाने की, नहीं लगाते हैं हम। अब ट्रेन इस पर आई, ठीक है, तो क्योंकि ये एक सिंगल बॉडी है, ये एक सिंगल बॉडी हुई, एक रेल की पटरी, ये भी एक सिंगल बॉडी हुई, इसका एरिया बहुत कम है, ठीक है, देखे हो ना रेल की पटरी तो सब देखे होंगे, तो ऐसा तो कोई नहीं होगा जो अपनी ज़िंदगी में रेल की पटरी नहीं देखा होगा, ठीक। तो क्योंकि इसका एरिया बहुत कम है और ट्रेन का वेट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, ट्रेन पर बहुत ही ज़्यादा वेट है, तो ट्रेन जो है वो बहुत ज़्यादा फोर्स लगाएगी। अब क्योंकि इसका एरिया दोनों का बहुत कम है, तो अब ये सिंगल है दोनों, इसका एरिया बहुत कम है, तो ट्रेन के वेट की वजह से क्या होगी, पटरी अंदर धस जाएगी, ठीक है, अंदर चली जाएगी ज़मीन के। तो इसी कोइंसिडेंस से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें स्लीपर लगाते हैं। स्लीपर लगाने से क्या होता है कि जब हम 2 रेल की पटरी को इस स्लीपर से अटैच कर दिए, ठीक है, तो अब ये दोनों रेल की पटरी एक सिंगल बॉडी की तरह काम करेगी, 2 अलग अलग बॉडी की तरह नहीं काम करेगी, अब ये दोनों एक सिंगल बॉडी की तरह काम करेगी, ठीक। तो अब देखो, जिसका एरिया पहले इतना सा था एरिया, अब उसका एरिया इतना हो गया, ठीक। तो अब जो फोर्स का इफेक्ट लेगा, क्योंकि एरिया बढ़ गया, मैंने बताया ना आपको कि एरिया जब बढ़ा दोगे तो फोर्स का इफेक्ट जो है वो कम हो जाता है। तो जैसे ही हमने क्या किया, इसका रीज़न यही है कि वो स्लीपर हम लोग क्यों लगाते हैं, वो स्लीपर हम लोग एरिया बढ़ाने के लिए लगाते हैं, ठीक है। तो वो स्लीपर लगाया, उसका एरिया बढ़ गया, तो अब जो ट्रेन आ रही है उसका इफेक्ट अब पहले की अपेक्षा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ट्रेन आराम से उस पर पटरी पे चली जाती है और वो क्या होती है, नीचे नहीं जाती है, ठीक। तो ये आपका प्रेशर हो गया, ठीक है, समझ में आया। प्रेशर नॉर्मल एकदम सिंपल लैंग्वेज में बोलोगे प्रेशर क्या होता है, तो प्रेशर इज अ इफेक्ट ऑफ फोर्स, ठीक है, प्रेशर इज अ इफेक्ट ऑफ फोर्स विच वी इंक्लूड इन पर यूनिट एरिया, ठीक है। प्रेशर इज अ फोर्स ऑफ इफेक्ट, ठीक है। अब देखो, फोर्स का यूनिट यहाँ से क्या हुआ, न्यूटन, और इसका यूनिट क्या हुआ, मीटर स्क्वायर, ठीक। तो प्रेशर का यूनिट क्या हो गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब क्योंकि प्रेशर के फील्ड में जो है वो पास्कल ने बहुत काम करा था, तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पास्कल, डिनोटेड बाय पी, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। तो दिस इज ऑल अबाउट आपका प्रेशर, ठीक। अब इसके रिगार्डिंग देखो, एक और पॉइंट जानो कि ये जो आपका प्रेशर है, ठीक है, ये प्रेशर 2 तरह की क्वांटिटी पढ़े होगे, ठीक है। यूनिट एंड डायमेंशन के बाद आपका एक चैप्टर आता है वेक्टर एंड स्केलर, जानते हो ना, पढ़े लिखे हो ना, चैप्टर का नाम तो जानते हो ना, ठीक है। तो यूनिट एंड डायमेंशन के बाद आपका एक चैप्टर आता है वेक्टर एंड स्केलर, ठीक। तो अब बताओ कि ये जो प्रेशर है ये वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर क्वांटिटी है, कैसी क्वांटिटी है। तो देखो, मान लो कि एक बलून ले रहे हो, ठीक है, एक बलून लो और उस बलून को फुलाओ,
तो जब उस बलून को फुला रहे हो तो उसमें फोर्स कर रहे हो, तो अंदर में फोर्स दे रहे हो, ठीक है। तो अंदर में क्या हो रहा है, प्रेशर जनरेट हो रहा है उसमें, मतलब प्रेशर है अंदर में। तो वो प्रेशर क्या एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में काम कर रहा है? नहीं, वो प्रेशर आपका इधर भी लग रहा है, 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 मतलब हर डायरेक्शन में जा रहा है प्रेशर, तभी तो वो बलून फूल रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग देखोगे तो प्रेशर क्या हो गया आपका, एक स्केलर क्वांटिटी हो गया, ठीक। प्रेशर आपकी एक स्केलर क्वांटिटी हो गई। लेकिन जैसे आप अब देखो, अभी तो पूरे बलून की बात कर रहे थे, अब बलून के एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाओ। तो जब बलून के एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जा रहे हो तो मान लो कि यहाँ वाले पॉइंट पे आ रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि ये बलून है, ठीक है। अभी यहाँ पे देख रहे हैं तो प्रेशर इस डायरेक्शन में, तभी ना इधर फूला। यहाँ पे देख रहे हैं तो इस डायरेक्शन में, तभी ना इस डायरेक्शन में फूला ये बैलून। यहाँ देख रहे हैं तो इस डायरेक्शन में, यहाँ देख, तो इस तरह से हर डायरेक्शन में जो है वो प्रेशर लग रहा है, ठीक। लेकिन जब हम तो इसके हिसाब से इसके पास एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। तो जब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है तो ये एक स्केलर क्वांटिटी हो गई, ठीक है। लेकिन जब हम एक पर्टिकुलर पॉइंट पे देख रहे हैं तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हम देख रहे हैं कि प्रेशर का ये डायरेक्शन है, ठीक है, प्रेशर की ये डायरेक्शन है। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे देख रहे हैं तो प्रेशर की ये डायरेक्शन है। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या हो गया, ये वेक्टर की तरह ट्रीट कर रहा है, ठीक है। अगर हम ओवरऑल देख रहे हैं तो ये एक स्केलर की तरह ट्रीट कर रहा है। मतलब कि अगर हम बोलें तो प्रेशर का जो मैग्नीट्यूड है, प्रेशर मैग्नीट्यूड जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट पे देख रहे हैं तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो इस तरह की जो क्वांटिटी होती है जिसमें आपका एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ये वेक्टर की तरह ट्रीट कर रहा है इसका, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। तो इस तरह की क्वांटिटी को हमने क्या नाम दिया, इस तरह की क्वांटिटी को कहा गया आपका टेंसर, ठीक है। तो प्रेशर आपका न वेक्टर है न स्केलर है, ये एक टेंसर क्वांटिटी है, ठीक है। तो ये आपका पूरा प्रेशर के बारे में, ठीक है। तो ये आपकी यहाँ पे कुछ ये प्रॉपर्टीज़ थी किसकी, ये आपकी कुछ प्रॉपर्टीज़ थी फ्लूइड की, ठीक है। अब फ्लूइड में आपका दोनों आ गया, गैस और लिक्विड, ठीक। तो ये आप फ्लूइड की कुछ प्रॉपर्टी पढ़े, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग फ्लूइड को दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। ये जो आपका फ्लूइड है, ये फ्लूइड को हम दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। एक आपका हो जाता है हाइड्रोस्टैटिक, ठीक है। दूसरा आपका हो जाएगा हाइड्रोडायनामिक, ठीक। ये क्या होता है, ये क्या होता है, तो देखो हाइड्रोस्टैटिक क्या हो गया आपका, हाइड्रोस्टैटिक क्या हो गया, जिस कंटेनर में फ्लूइड को भरे हुए हो, ठीक है, इधर लिक्विड और गैस, ठीक। तो जिस कंटेनर में फ्लूइड को भरे हुए हो, व्हेन फ्लूइड इज एट रेस्ट, ठीक है। जब फ्लूइड आपका रेस्ट में है, किसके रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू कंटेनर। रेस्ट और मोशन जो है वो हमेशा आपका किसी के रेस्पेक्ट में डिफाइन करते हैं, ठीक है। इतना तो पढ़े होगे, जब रेस्ट एंड मोशन पढ़े होगे तो हमेशा रेस्ट एंड मोशन को किसी भी चीज़ के रेस्पेक्ट में डिफाइन करते हैं कि बॉडी जो है उसके रेस्पेक्ट में रेस्ट में है, उसके रेस्पेक्ट में मोशन में है, ठीक है। तो हाइड्रोस्टैटिक्स में आप क्या पढ़ोगे कि जब फ्लूइड आपका कंटेनर में रखा है और सिर्फ वो रखा हुआ है कंटेनर में, उसमें कोई मोशन नहीं हो रहा है, तो उसको आप लोग क्या पढ़ोगे, हाइड्रोस्टैटिक्स में, ठीक है। इसी तरह से हाइड्रोडायनामिक में क्या पढ़ोगे, हाइड्रोडायनामिक में क्या पढ़ोगे, तो हाइड्रोडायनामिक में पढ़ोगे कि जब आपका व्हेन फ्लूइड इज इन मोशन, ठीक है। जब फ्लूइड इज इन मोशन किसके, विथ रेस्पेक्ट टू कंटेनर, ठीक है।
तो देखो इसके बाद यही आपको 2 पढ़ना है। अब फ्लूइड मैकेनिक्स आपका 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, एक हाइड्रोस्टैटिक एक हाइड्रोडायनेमिक, ठीक है। तो आई थिंक इस लेक्चर को फिर यहीं पे क्लोज करते हैं। अब इसके बाद एक लेक्चर में मैं आपको हाइड्रोस्टैटिक्स बता दूंगी कि हाइड्रोस्टैटिक क्या है, दूसरे में मैं आपको हाइड्रोडायनेमिक बता दूंगी, ठीक है। इसमें सिंपल मैंने फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड क्या होते हैं, फ्लूइड की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है, फिर प्रेशर के बारे में आपको समझाया, ठीक है। तो अब इसके बाद कोई डाउट हो तो मुझे, जैसा कि कोई भी डाउट हो आपको तो उसको क्या करना, क्या करोगे, कमेंट सेक्शन में लिख के बताना, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो उसको कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, मैं उसको अगले वीडियो में ज़रूर रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। तो अब आगे हम लोग हाइड्रोस्टैटिक्स मतलब पढ़ेंगे। हाइड्रोस्टैटिक्स क्या पढ़ेंगे, अब ऐसी प्रॉपर्टी फ्लूइड की, अगर फ्लूइड रेस्ट में है तो उसमें क्या 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 चीज़ हो सकता है, ठीक है, क्या क्या उसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, ठीक है। अब आगे जो है वो पढ़ेंगे अगले वीडियो में, ठीक। तब तक के लिए इतने को रिवाइज करो, बाकी भी चैप्टर्स को रिवाइज करते रहो, ठीक है। न्यूमेरिकल्स लगाते रहो, जो जो कॉन्सेप्ट मैं बताती जा रही हूँ उस कॉन्सेप्ट पे देखो, एक बार ये चैप्टर्स हो जाते हैं या फिर बीच में भी मुझे टाइम मिलते हैं तो मैं कुछ कुछ न्यूमेरिकल्स, 1-2 न्यूमेरिकल्स आपको बीच बीच में लगवाती रहूँगी, ठीक है। बता दूँगी 1-2 न्यूमेरिकल्स, लेकिन अपने बेसिस पे अपनी तरफ से भी जो है न्यूमेरिकल्स को लगाते रहो। हाँ, अगर किसी न्यूमेरिकल में कोई डाउट हो रहा है तो फिर मुझे कमेंट सेक्शन में पूछो, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले टॉपिक में हाइड्रोस्टैटिक्स के साथ। आज के लिए इतना ही, ठीक। ओके, टेक केयर, बाय बाय।